नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, जैसा आप लोगों को पता है कि मंकी पॉक्स का एक जो मरीज है हमारे दिल्ली में देखा गया, पश्चिम बिहार में आइसोलेशन में है, लेकिन उसके बाद में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल मंकी पॉक्स को लेकर उठने लगे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आखिरकार मंकी पॉक्स बीमारी है क्या, कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानें, इससे क्या डरने की जरूरत है, कितने देशों में फैल चुका है, ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, कैसे इसका टेस्ट होता है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को मंकी पॉक्स को लेकर बताई जाएंगी। कोरोना से इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना के बाद जिस तरह से पहले ब्लैक फंगस देखा गया था, अब मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री राम सिंह हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सिंह हैं। स्वागत है सर। नमस्कार डॉक्टर गौतम, आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन छोटी सी आप रिपोर्ट देखिए। मंकी पॉक्स बीमारी आखिर क्या है, आखिर कैसे फैलती है मंकी पॉक्स, किन लोगों के लिए मंकी पॉक्स ज्यादा घातक है, क्या होते हैं इस बीमारी के साइन और सिम्टम्स, कितने दिनों तक रहना पड़ता है आइसोलेशन में, क्या ये कोरोना की तरह फैलती है, जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का टीका लगा है, क्या उनको खतरा कम है मंकी पॉक्स से, मंकी पॉक्स का टेस्ट कैसे होता है, डायग्नोज ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या उपाय करना है। कोरोना के लंबे संक्रमण काल से बेहाल दुनिया पर एक नए संक्रमण का गंभीर खतरा है और इस खतरे का नाम है मंकी पॉक्स। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी धीरे धीरे मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं। रविवार को भी देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार में मंकी पॉक्स का नया केस मिला है। एम्स में नई लैब टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। एलएनजेपी अस्पताल में मंकी पॉक्स का इलाज किया जा रहा है। इस केस के साथ देश में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। कहने को तो ये संख्या काफी सिर्फ 4 है, लेकिन ये आंकड़ा भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो जानिए मंकी पॉक्स के बारे में अहम जानकारियां। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टाइम पर, क्योंकि मंकी पॉक्स का जो एक मरीज आया उसके बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को आज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, पहले आप उनको ये बताइए मंकी पॉक्स आखिर है क्या, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली में, पश्चिम बिहार में एक मरीज मंकी पॉक्स का मिला है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं थी, हिमाचल प्रदेश से घूम कर आया था और उसके संपर्क में जो लोग आए हैं, जिनको ट्रेस कर लिया गया है, 14 लोग, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए आखिरकार मंकी पॉक्स है क्या। देखिए सुनील, मंकी पॉक्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। ये जो है वो कोविड से थोड़ा अलग है। कोविड का जो इन्फेक्शन था वो RNA वायरस से स्प्रेड होता था, ये जो है DNA वायरस से स्प्रेड होता है और ये एक कैप्सुलेटेड वायरस है। तो ये तो हो गया मंकी पॉक्स के स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि मंकी पॉक्स जो है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मंकी पॉक्स शायद चाइना का भेजा हुआ एक और वायरस है, जो कि बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फैक्ट ये है कि मंकी पॉक्स जो है, इसके बारे में हम लोग जो है वो 1953 से जानते हैं। और सबसे पहले जो है एक लैब के अंदर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वहाँ पे बंदरों के अंदर कुछ ये इन्फेक्शन देखा गया था और इसीलिए उसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स रखा गया। और बाद में पता चला कि ये मंकीज़ के अंदर नहीं होता, एक्चुअली मंकीज़ तो इन्फेक्ट हो जाते हैं, मगर ये रोडेंट्स के अंदर होता है। तो जैसे कि गिलहरी हो गई, चूहे हो गए, इनके अंदर जो है ये वायरस हो सकता है और इनसे ये वायरस जो है वो एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन दोनों स्प्रेड होने की संभावना रहती है। सबसे ज़्यादा जो है, जो हमारी चिंता का विषय है, जिसको लेके ये इतना बड़ा बवाल मचाया चिंता का विषय है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से एग्जैक्टली ये पता लगाना चाहिए कि जो इंसान को ये इन्फेक्शन हुआ है उसको कहाँ से हुआ है, किसके कॉन्टैक्ट से हुआ है। क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है अभी अफ्रीका के अंदर है,
सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के अंदर था। और मेरे ख्याल से 1970 के आसपास जो है वो पहला केस मंकी पॉक्स का जो है वो अफ्रीका के बाहर देखा गया, जो कि यूएस के अंदर जो है वो पहला केस डायग्नोस हुआ था। मगर उसमें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चला कि ये जिनके घर में गए थे पार्टी के लिए, उनके घर में एक कुत्ता था और एक रोडेंट था, और उस रोडेंट के कॉन्टैक्ट से जो वो रोडेंट गुयाना से आया था, अफ्रीका से आया था। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई कि ये कहाँ से इनके अंदर आया। मगर हाल ही में अभी जो पिछले कुछ महीने में हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस मंकी पॉक्स के आ रहे हैं। तो इसको लेके जो है वो चिंता बढ़ती जा रही थी, पूरे विश्व की बढ़ती जा रही थी, और इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता हो गई थी। और हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ा इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, मेडिकल डॉक्टरों के बीच में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी। और उसके बाद जो है अब हिंदुस्तान में 4 केसेस आ गए हैं, दिल्ली में 1 केस आ गया है। तो ये एक पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है कि इनको कॉन्टैक्ट कहाँ से हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि अब दिल्ली में भी आ गया है, तो डेफिनेटली हमारे को सतर्क रहने की ज़रूरत है इससे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को एहतियात और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर सर जैसे मंकी पॉक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले कोरोना का प्रकोप हम लोगों ने देख चुके हैं। कोरोना को लेकर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, हाथों को सैनिटाइज करते थे और कहते थे कि दूरी से बात करो जिससे वायरस स्प्रेड ना हो पाए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि अगला शख्स मंकी पॉक्स उसके अंदर हो सकता है, क्या साइन और सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से जो स्टार्टिंग अलार्म्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि ये बीमारी से ग्रसित हो सकता है। देखिए, कोविड के मुकाबले अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो कोविड में पहले 6-7 दिन तक, जब आदमी को कोविड है तब तक उसको अगर बुखार नहीं आ रहा है तो वो 6-7 दिन तक जो है इसको स्प्रेड करता रहेगा। उसके बाद बुखार आ जाएगा तो वो ये कह सकता है कि हाँ शायद मुझे कोविड हो, या अपने आप को वो आइसोलेट कर ले और दूसरे लोगों में जो है ये स्प्रेड ना हो। मगर मंकी पॉक्स में जो है बुखार आने से 1 या 2 दिन पहले ही जो है उसकी स्प्रेड रहती है। तो जैसे ही आदमी इन्फेक्टेड होता है, बुखार आने से 1 या 2 दिन पहले से वो स्प्रेड करना शुरू करता है, और जब तक उसके पूरे के पूरे जो छाले जो उसकी बॉडी में हो जाते हैं वो जब तक कि हील नहीं होते तब तक वो जो है स्प्रेड कर सकता है उस वायरस को। तो जब तक बॉडी में छाले हैं जो बिल्कुल सूख नहीं जाते तब तक जो है वो एक रिजर्वायर है, वो स्प्रेड कर सकता है वायरस को। ड्रॉपलेट से स्प्रेड कर सकता है, सलाइवा से स्प्रेड कर सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट कर सकता है उसको। तो उससे बचने की ज़रूरत है जिस व्यक्ति को ये मंकी पॉक्स हो गया। एक नज़र में अगर हम ये बोलें कि हम किसी को देख के पहचान जाएं तो उसके बॉडी पे जो है चेचक जैसे जो है वो मोटे मोटे जो है वो दाने हों, मुंह में, होठों पे, ज़बान पे, अगर उसके जो है वो अल्सरेशंस हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, तो हमारे को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि शायद ये मंकी पॉक्स का पेशेंट हो सकता है। और एक डिस्टेंस मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर बात करने से या मुंह से जो हवा निकलती है उससे स्प्रेड हो सकता है। और मास्क पहनने से जो है वो अच्छी प्रोटेक्शन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट भी हो सकती है हमारी। बिल्कुल, बार बार डॉक्टर साहब हमारे इस मंच से यही बोलते हैं दर्शकों आप लोगों से कि मास्क पहनिए। मास्क आपको पॉल्यूशन से बचाता है, कोविड से बचाता है, अब जो मंकी पॉक्स आ रहा है उससे ही बचाएगा। आपने कहा ये डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है, आरएनए नहीं है, क्योंकि देखा गया था पुराना वायरस आरएनए था। और आपने ये बात बताई कि सर ये अफ्रीका से आया है। आपने कहा कि मुंह से, नोज से और क्या कहते हैं आइस से इसकी स्प्रेडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मास्क लगाएंगे तो हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर से किसी को मंकी पॉक्स हो गया और वो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आया, उसकी स्किन काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आई, तो वो लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें जो लोग उनके संपर्क में आए हैं? क्या उनको आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया पश्चिम बिहार में जो 34 साल का लड़का था जो वो पॉजिटिव पाया गया, LNJP में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, तो क्या जो उनके ट्रेसिंग में लोग आए उनको क्वारंटीन कर दिया भारत सरकार की तरफ से? तो क्या जो लोग पास में आने वाले लोग भी शक के घेरे में होते हैं? बिल्कुल, देखिए सुनील, शुरू में जो है वो क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रेड अगर हम कम्युनिटी में रोकना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट क्वारंटीन करना और कॉन्टैक्ट का जो है वो टेस्ट कराना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि उसको लिमिट किया जाए। अगर हम ये सोचें कि आज की डेट में जो है वो 1 केस दिल्ली के अंदर है और मान लीजिए कि वो
जो है वो 100 लोगों के कांटेक्ट में आया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और हम उन 100 लोगों को क्वारंटीन कर दें तो ये बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और दिल्ली में और जगह स्प्रेड नहीं होगी। मगर अगर एक भी शख्स हमारा जो है वो छूट जाता है, जो कि वायरस को जो है वो कम्युनिटी में ले जाता है, और धीरे 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 फिर देखा जाएगा तो कोविड की तरह जो है वो ये पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती है, और इससे जो है वो काफ़ी अच्छा लोगों को जो है वो नुकसान हो सकता है और काफ़ी इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ये स्प्रेड बहुत फास्ट आपने कहा होता है। आपने कहा कि टेस्टिंग, इसका टेस्ट करने का तरीका क्या है? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि टेस्टिंग इसकी स्किन से निडल के द्वारा होती है। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि कोविड में RT-PCR एंटीजन टेस्ट, CT स्कैनिंग हुए थे, तो इसमें कैसे टेस्ट होंगे? देखिए, मंकी पॉक्स के अंदर जो है एक तो स्वाब लिया जा सकता है, नाक से स्वाब लिया जा सकता है, मुंह से, होठों से जो है वो स्वाब लिया जाता है, ज़बान के ऊपर से स्वाब लिया जाता है, बक्कल म्यूकोजा का स्वाब लिया जाता है। तो एक तो ये ओरल टेस्टिंग हो गई, जैसे कि कुछ हद तक जैसे कि जिस तरह से हमने कोविड में देखा, कोविड में पूरा फेरिंग्स में नीचे जाके जो है हम स्वाब लेते थे, लैरिंग्स के अंदर से स्वाब लेते थे, मगर इसके अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है वो स्वाब लिया जाता है। साथ साथ जो इसके अल्सर्स होते हैं, उस अल्सर का भी जो है वो स्वाब लिया जा सकता है नीडल से। उसके अंदर जो है एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर पानी भर जाता है, वो वेसिकुलर हो जाते हैं। जब वो वेसिकुलर हो जाते हैं तो उसका जो पानी है उसका भी टेस्ट करके उसका PCR हम करके देख लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर जो है वो एक वायरस को जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो टेस्ट कर लेते हैं कि ये कौन सा वायरस है। तो DNA वायरस को मल्टीप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स का वायरस है। तो पूना की जो वायरोलॉजी लैब है उसके अंदर ये टेस्ट अभी हो रहा है, और अगर ये कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट जो है वो और भी हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी पुणे की वायरोलॉजी सेंटर में हो रहा है, क्योंकि जो पश्चिम बिहार का शख्स था उसका वहीं से अप्रूव्ड हुआ था कि आप पॉजिटिव हैं। सर, साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानें? क्योंकि कहा जाता है तेज़ बुखार आना, चकत्ते बहुत देर में पड़ते हैं, और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं। बताइए किस प्रकार से हम पता लगा पाए कि इसके अंदर ये परेशानी हो सकती है। देखिए, जो मंकी पॉक्स का पेशेंट होगा, पहले 1 या 2 दिन उनको जो है वो कोई सिम्टम हो सकता है ना हो, और उसके बाद जो है वो तेज़ बुखार आना जो है ये पहला सिम्टम होता है, जो 1 या 2 दिन के बाद, इन्फेक्शन होने के 1 या 2 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाता है। और बुखार इसमें काफ़ी हाई ग्रेड हो जाता है। इसके अंदर सर दर्द का होना, मसल पेन का होना, जबड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ठिठुरना, ठंडी लगना, इस तरह के सिम्टम जो है वो आ सकते हैं। साथ साथ डिहाइड्रेशन, लूज मोशन और नाक का बहना, ये सारे सिम्टम जो है उसके अंदर हो सकते हैं मंकी पॉक्स के पेशेंट के अंदर। जैसे ही थोड़ा समय निकलेगा, 1 या 2 दिन निकलेंगे, उसके बाद जो मंकी पॉक्स का पेशेंट है उसके अंदर जो है वो एलर्जी टाइप का जो है उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, जिसके अंदर खारिश या स्किन की जो है वो एलर्जी उन पेशेंट को डेवलप हो सकती है। उसके बाद जो है स्किन के अंदर रैशेस डेवलप हो जाते हैं। फिर ये रैशेस जो है 4 से 5 दिन के बाद ये रैशेस जो है हल्के हल्के लाल रंग के उभरे हुए रैशेस टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद 6 से 7 दिन के अंदर इनके अंदर जो है वो थोड़ा पानी सा भर जाता है, और 8 से 10 दिन के अंदर इसके अंदर जो है थोड़ा सा इन्फेक्टेड सा हो जाता है, थोड़ा सा ये जो है वो हार्ड सा हो जाता है, और उसके बाद जो है ये ओपन भी हो सकता है या ड्राई हो सकता है, और 14 से 18 दिन के अंदर जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो टोटल ये आप ये मान के चलिए कि 2 से 4 हफ्ते का जो है इसमें इन्फेक्शन का पीरियड चलता है। इसमें सर आपने ये बात बता दी। अब सर ट्रीटमेंट और डायग्नोज करने का तरीका क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, मंकी पॉक्स का जो ट्रीटमेंट है अभी तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि जिसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है उसको बुखार उतारने की दवाई दी, जैसे पैरासीटामोल, क्रोसिन हम देते हैं पेशेंट को। उसके बाद अगर उनको जो है वो गले में दिक्कत है तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पेट में दर्द है या मस्कुलर पेन है तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। साथ साथ किडनी, लिवर और बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मात्रा को जो है वो पूरा रखा जाता है, जिससे कि उसमें कोई दिक्कत ना जाए। और सेकेंडरी इन्फेक्शन का प्रिवेंशन उन पेशेंट्स में हम करते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। खासकर देखने वाली बात यह है कि मंकी पॉक्स आने वाले पहले समय में हम ये देखते थे कि जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV के पेशेंट्स हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती थी। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हुई है, इसलिए हो सकता है कि इसका स्प्रेड बढ़ गया है।
मतलब अब कहा जाए कि जिससे अगर देखा प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो इसका स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। सर, ये आप हर प्रोग्राम में बोलते हैं दर्शकों कि सर कहते हैं कि विटामिन सी को लीजिए, जो हम लोगों को प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, और भी सर बताते हैं कि अच्छी डाइट लेना हमेशा हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कैसे बचें मंकी पॉक्स से? देखिए, मंकी पॉक्स से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम मास्क का जो है वो उपयोग करें। जब भी हम किसी की विसिनिटी में हो, कुछ लोगों के हम संपर्क में आएँ, तो हम जो है वो ये इंश्योर करें कि हम जो है वो मास्क पहने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे सामने वाला व्यक्ति मास्क पहना हुआ है, क्योंकि उससे जो है हमारी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप जो है इससे बचना चाहते हैं, हैंड हाइजीन का रखना, अपने आई को कवर रखना, अपना मास्क पहन के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब अगर वही बात निकल कर सामने आ रही है कि हाइजीनिक होना बेहद ज़रूरी है, और मास्क लगाइए। बार बार इस प्रोग्राम में यही कहा जाता है कि मास्क लगाइए, मास्क आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। सर, अगर प्रेजेंट डेटा को देखा जाए मंकी पॉक्स को लेकर, और जो WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने देखा उसको और समझा, तो उसमें ये बताया गया कि कभी भी इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है इसको, और ये कहा था कि भारत में इसके संपर्क नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को सजग रहने की और सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि कहा जा रहा है कि इतना मतलब जिन लोगों के चिकन पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है, जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है, वो 80 to 85% उन लोगों को इसके चांसेस नहीं हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एक बचाव में देखे जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि 1979 में देखा गया था कि इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया गया था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिनको वैक्सीन लगी है, क्या उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग मानी जाएगी इस बीमारी से? देखिए, जो मंकी पॉक्स है ये क्योंकि एक एनकैप्सुलेटेड डीएनए वायरस है, और जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगता था वो भी जो है डीएनए कैप्सूल का वैक्सीन लगता था, और जो चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगता है अभी, वो भी जो है वो कैप्सुलेटेड वैक्सीन लगता है। तो 1977 से पहले जो लोग हैं जो पैदा हुए हैं, शायद उनके अंदर मोस्टली लोगों के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उन लोगों के अंदर इसकी थोड़ी इम्यूनिटी रहेगी, और उनके अंदर शायद इसका स्प्रेड नहीं होगा, और अगर होगा तो वो माइल्ड होगा, क्योंकि रिसर्च के अंदर अभी तक ये सामने आया है। मगर जो लोग हैं, अब के यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको स्मॉल पॉक्स का जो है वो इंजेक्शन नहीं लगाए, उनके अंदर इसके स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे हमने ये एक केस, आइसोलेटेड केस दिल्ली का भी देखा, तो ये करीब जो है वो 35 से 40 साल के वर्ष के बीच का एक नौजवान था जिसको जो है ये इन्फेक्शन हुआ। तो अगर इससे उम्र ज़्यादा है लोगों की, मान लीजिए जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, तो अधिकतर हम ये मान सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहने की संभावना है उनकी। मतलब 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। सर, लो रिस्क फैक्टर्स में कौन लोग आते हैं? देखिए, लो रिस्क फैक्टर्स तो इसका कोई नहीं है। जो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेगा वो लो रिस्क फैक्टर में आएगा, मगर जो इसके अंदर जो है अपने आप को जो है वो अच्छे से मास्क पहन के रखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, और अपनी हाइजीन जो है वो पूरी हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखेगा, तो संभावना ये बहुत कम हो जाती है कि उनके अंदर स्प्रेड आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशंस लगाई हुई हैं स्मॉल पॉक्स की, या कभी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लग जाती है, तो उसके अंदर जो है जिन लोगों को लगी हुई है वैक्सीनेशन, हम ये मान सकते हैं कि वो जो है वो इसमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। सुनील, साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसमें हाई रिस्क ग्रुप कौन से होंगे। हमें ये देखना चाहिए कि इसके अंदर हाई रिस्क ग्रुप वो होंगे जो कि लोग जो है जिनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी वेट उनका बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी कम होगी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कौन हो सकते हैं? जो लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट चला है, या जो लोगों को किडनी की बीमारी है, या जो डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट्स को HIV है, तो ये लोग जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और या जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो इनके अंदर अगर ये इन्फेक्शन होगा तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर ये इन्फेक्शन जो है घातक रूप भी ले सकता है, और कई बार जो है वो जीवन को जो है वो बहुत खतरे में भी डाल सकता है। तो इन चीज़ों का जिनके अंदर हो, डायबिटीज़ हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो उन लोगों को खासकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और मास्क तो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को जो है वो इस इन्फेक्शन से बचाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो सर, ये मंकी पॉक्स नहीं, आपको बता दें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आप हमेशा बताते हैं कि हर बीमारी में घातक होते हैं। जब कोविड आया तब बोला गया था कि जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट हैं, HIV के हैं, जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या BP है, मतलब तो ऐसे लोगों को
मतलब कोविड जल्दी शिकार ले रहा था और ऐसे लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा देखी भी गई थी। और आपने बताया था कि ऐसे लोग जो हैं उनको हमेशा सजग रहना है, अपनी मतलब डाइट का पूरा ध्यान रखना है और समय समय पर दवाइयाँ लेती रहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। हमारे दर्शक बहुत इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमें व्यूज़ मिलते रहते हैं। चलते चलते नटशेल में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो दर्शकों से आप कह सकते हैं। देखिए, बीमारियां जो हैं वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जो बेसिक आपकी बॉडी है उसमें हमारे को अपने बॉडी की पुकार सुननी चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब यह है पूरी तरह से अच्छी नींद लेना, पूरी तरह से अच्छी खुराक लेना और पूरी तरह से बॉडी में अच्छी एक्सरसाइज करना, ये जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। साथ साथ अपने आप को जो है वो बीमारियों से बचा के रखना, जिस तरह से हाथ का धोना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन जो है वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। किसी के इतना करीब ना जाएं कि उसकी सांसें जो है वो सीधे हमारी सांसों के अंदर आ रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका जो है अगर हम पालन करेंगे तो इस बीमारी से भी, कोविड की बीमारी से भी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे को हो जाती हैं, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो हमारे को कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उससे बचने में हम सक्षम रहेंगे। तो सतर्क रहे और सुरक्षित रहें। तो देखा आपने, डॉक्टर गौतम सिंह ने आपको बताया, समझाया कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंकी पॉक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर बार बार हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि मास्क लगाओ। मास्क आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जिसमें मंकी पॉक्स का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ सर ने कहा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात हम लोगों को बरतनी है। और सर ने कहा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यून सिस्टम जिनका पुअर है, उनको अपना ध्यान रखना है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।